आपकी उस पॉडकास्ट को देखते हुए कोई पार्क सुजुकी मोटर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देता, सो मेरे ख्याल में वो 60 to 70% गेंस थे आराम से। फर्स्ट टाइम मैंने तो 5-6 साल में पहली दफ़ा ही सुना है कि FBR ने अपने जो टारगेट्स थे रेवेन्यू के उसको मीट किया है। उसमें मेरी वर्डिंग्स क्या थी, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये तेज़ी हो क्यों रही है। जनवरी हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश महीना साबित हुआ है। ये जो साइक्लिक बिहेवियर आपका इलेक्शंस का है और उसके बाद फिर आपकी ये बेयरिश डाइवर्जेंस का कोई साइन नहीं है अभी तक, वॉल्यूम्स आपके ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये एक बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर अप जा सकती है। क्या गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो गोल्ड के ऊपर आपका आउटलुक क्या है? वो जो एक खातून आपका इंटरव्यू लेने आई थी, वो भी लॉस में थी। वो बेचारी इतनी डिसहार्ट हुई थी कि यार मैं इतने लॉस में हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता आपको ट्रेड खोलने का। S&P 500 को देखें, इसके जनवरी 2022 के जो हाइज हैं और जब से उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, मार्केट उनकी स्ट्रगल ही करती रही है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आज अक्टूबर की 31 है और हमने ये बड़ी अर्जेंसी के अंदर ये पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया और इसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहले मैं सोचता था कि शायद कभी एक टाइम आएगा जब KC 100 इंडेक्स 50,000 को क्रॉस करेगा। अगर क्रॉस करेगा तो आई माइट रिक्वेस्ट मुजम्मिल या किसी और के पॉडकास्ट में कि यार ये जो पिछले 3 साल से मैं कोशिश कर रहा था लोगों को बताने की कि स्टॉक मार्केट एक अच्छी जगह है, यहाँ पैसे बनते भी हैं और मार्केट ऊपर भी जाती है, लेकिन समहाउ जब से हम प्लेटफॉर्म बना रहे थे पिछले 3-1 साल 3.5 बल्कि 4 साल हो गए अब तो, जो इंडेक्स था वो काफ़ी एक रेंज के अंदर था, काफ़ी इनफैक्ट बेरिश भी उसको आप कह सकते हैं। 2017 का अभी तक हमने हाइक को ब्रेक नहीं किया। अब जाके जब KC 100 इंडेक्स ने 50,000 को क्रॉस किया है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारा अपना पॉडकास्ट होगा जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि KC 100 इंडेक्स ने 50,000 को ब्रीच किया है। सो आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एक तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि एटलीस्ट लोगों में वो सेंटिमेंट आया है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, और वी ब्रीच्ड 50,000 एंड हु इज़ द बेस्ट पर्सन जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस पे बात हमसे कर सके? सैयद मोहम्मद फराज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ फराज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। तो आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग। जब सारे लोग बेरिश कह रहे थे, शायद एक आपकी आवाज़ थी थोड़ी सी जो टेक्निकली उसको हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि लोगों को ये एजुकेट कर सके। मुझे अभी भी याद है एक आपकी वीडियो आई थी जहाँ पे आप दुबई में कर रहे थे, वेयर यू वर बेसिकली आल्सो एजुकेटिंग इन टर्म्स के, हमने सरमाया पे वो वीडियो पब्लिश भी की थी कि जब वॉल्यूम स्टॉप हो जाए, प्राइस बिल्कुल ही लो के ऊपर हो, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। 6 महीने पहले तो हम शायद डिफ़ॉल्ट की ज़्यादा सुन रहे थे और ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ ए सडन एक IMF की थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ से सारा का सारा आउटलुक ही चेंज हो गया। अब मेरे ख्याल में आई थॉट कि हम KC 100 इंडेक्स 50,000 रीच कर गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम सेलिब्रेट भी कर सकें। तो हाउ डू यू सी द इंडेक्स? और आप सबसे पहले तो भाई सबको मुबारक हो, ठीक है। 50,000 का लेवल एक ऐसा था कि हमसे कभी ब्रीच नहीं हो पाएगा, और जो मार्केट के सेंटिमेंट्स थे वो इतने बेरिश थे, इवन पाकिस्तान के, कि आप हर रोज़ डिफ़ॉल्ट होने की बातें सुन रहे थे और इतना कोई नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा था। आई रिमेंबर कि मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अक्टूबर का रोल ओवर जब नेगेटिव होता है, सो मोस्ट लाइकली आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि जो कमिंग ईयर था 2023 जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, वो मोस्ट लाइकली आपका बुलिश होगा और उसमें आपके इंडेक्स अप टू सर्टेन एक्सटेंड एक नए हाइज भी लगा सकता है। ये आई थिंक वीडियो हमने पब्लिश भी की जी, पब्लिश भी की हुई है। और उसके बाद फिर इस वीडियो का फॉलोअप था मार्च में। सो जो मार्च वाला फॉलोअप था वो वीडियो तो सरमाया के यूट्यूब पे और सरमाया फाइनेंशियल्स पे सब जगह है। मेरे ख्याल में लोगों को रिकॉल कराने के लिए अगर उस वीडियो का क्लिप आप इस पे डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमाद भाई इज़ द बेस्ट पर्सन। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हम इस वीडियो का क्लिप यहाँ पे कहीं डालते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी हमारी भी उसमें रहे। कुछ बुल्स की फेवर में एक पॉइंट है जो बड़ा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग नज़र आता हुआ लग रहा है, वो ये है कि मंथली चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस थी जो क्रिएट हुई है आपकी मार्च 2020 में। यहाँ से देखिए आप, ये आपकी बुलिश डाइवर्जेंस है ऐसे।
लेकिन अब मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ मंथली चार्ट्स के ऊपर जो मुझे सेकंड डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रही है, वो भी बुलिश। वो कैसे? एक तो सेकंड डाइवर्जेंस की है सिग्निफिकेंस। यहाँ पे देखें ये RSI आपका बुलिश उसमें जा रहा है, हायर लोज बना रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन ने आपने यहाँ पे लोअर लोज बना लिया। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, लेकिन मंथली के ऊपर मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो ये एक इंडिकेशन है जहाँ से आपका इंडेक्स जो है नीचे आता हुआ मुश्किल लग रहा है इस जगह से। तो यहाँ पे सेकंड टाइम बुलिश डाइवर्जेंस मंथली के ऊपर अगर बन रही है तो इसका मतलब है कि अनकरीब कुछ अरसे के बाद, वैसे अगर मैं टाइम साइकिल्स के ऊपर इसकी बात करूँ तो ऑलमोस्ट टाइम साइकिल्स भी अपनी करीब कंप्लीट कर चुका है। बहुत हुआ 3 से 4 महीने, और उसके बाद हो सकता है ये आपको रैली करता हुआ नज़र आए। सेकेंडली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आऊँ, थोड़ा सा मुझे कैरेक्टर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा साइन है। ये वाली रैली जब भी मार्केट में नज़र आई है इतनी लेंथ की, इसको उठा के मैं यहाँ पे रखूँ और फिर उससे पहले भी लेके जाऊँ, जैसे ये यहाँ पे बनी है और उससे पहले भी बनी हुई है, इन सारी जो लोअर लो से लोअर हाई तक की रैली रही है उसमें आपका इस तरह का हायर लो नहीं बना। यहाँ पे जैसे बना है, ये कैरेक्टर और नेचर की बात कर रहा हूँ, जैसे इस दफ़ा यहाँ पे बना है और यहाँ से बाउंस किया है, तो ये वाला हायर लो इस तरीके का इससे पहले कभी भी नहीं बना, ना कि इस साइकिल में ना इस साइकिल में। इसका ये मतलब है अपना कैरेक्टर जो है चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे की सिग्निफिकेंट लेवल ये कंफर्मेशन कैसे होगी कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, और मार्केट जो है अगर मंथली बुलिश डाइवर्जेंस के ऊपर काम करना शुरू करती है कुछ महीनों में, तो ये क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट की लेवल नज़र आ रहा है वो 43,000 का है, 43,100। ये एक बहुत अच्छा बुलिश साइन होगा अगर आपकी मार्केट 43,100 को ब्रेक कर जाती है। तो यहाँ से फिर आपकी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेग बनेगी, जो कि किसी को यकीन नहीं आएगी कि अच्छी खासी तेज़ी क्यों हो गई, कैसे हो गई। उस वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मंथली डाइवर्जेंस बनी हुई है, बुलिश डाइवर्जेंस है, और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि आपका ये मार्केट का 43,100 ब्रेक होगा और आप नए हाइस की तरफ जाएंगे। और मैं उसमें मेरे वर्ड्स ये थे कि एक्सपेक्ट करेंगे 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स का ये मतलब था कि हम मार्च में बैठे हुए तो जुलाई में, और आई रिमेंबर कि जुलाई में ही रैली शुरू हुई थी। और उसमें मेरी वर्डिंग्स क्या थी, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये तेज़ी हो क्यों रही है, और वैसे ही हुआ। अभी तक जब ये आपका टाइम चल रहा था, अभी तक वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होने की बातें नहीं थी, रोज़ाना आपके फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही थी, और बुरे हालात चल रहे थे। अभी तक भी ये नहीं हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई आपका इंटरेस्ट रेट आ जाए। सो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर मेरे ख्याल में इतनी ज़बरदस्त प्रोजेक्शंस के साथ और इतनी एक्यूरेसी के साथ कि इंडेक्स आपका ये इतनी इजीली ब्रेक करेगा और अब मार्केट जो है नए हाइज लगाना शुरू कर देगी। अभी भी मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि क्या ये अभी, पहले तो ये देखें ना, इस पे बड़ा मज़ा आता है कि जब ओवरऑल जितने यूजुअली टेक्निकल एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि 54 नहीं ब्रेक होने लगा, 53,800 जो भी इसके हाइज हैं, या क्या कहते हैं अब मार्केट में थोड़ा सा एक कूल डाउन फेज़ आएगा या करेक्शन आएगी, और उसके बाद मार्केट का जो टॉप था वो लग गया। और अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि जो 52,000 आज ब्रीच हुआ है, 52,000 का लेवल, जब 4 साल पहले या 5 साल पहले 52 पे था, उस टाइम शेयर्स की प्राइसेस और थी और अब के और हैं। सो हर दफ़ा आपकी साइकिल में ज़ाहिर शेयर्स आपके चेंज होते चले जाते हैं, यहाँ पे वो होगा। फिर बहुत से लोगों का ये मानना है कि 100 इंडेक्स ने आपका 20-25% रिटर्न दिया, जहाँ से आप लोगों ने बात की 41,000 से 40,000 से। वहाँ पे लोग कंपैरिजन करेंगे कि डॉलर कितना बड़ा उस टाइम पे। तो 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, मार्च से अभी तक। तो आप अगर इंडेक्स को देखें वो 25% की गेंस पर है, लेकिन इसी दौरान मुझे याद पड़ता है इवन सरमाया के पॉडकास्ट के ऊपर आपने एक ऑटो सेक्टर के ऊपर भी पॉडकास्ट किया जिसमें पाक सुजुकी मोटर्स था, वो एक फिनोमिनल गेंस इस टाइम दे के गया है। सो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपकी उस पॉडकास्ट को देखते हुए कोई पाक सुजुकी मोटर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देता, सो मेरे ख्याल में वो 60 to 70% गेंस थे आराम से। अब 60 to 70% की गेंस का कंपैरिजन करें आप किसी प्रॉपर्टी के साथ, गोल्ड के साथ, डॉलर के साथ, या इवन किसी क्रिप्टो के साथ भी, जो कि इलीगल है पाकिस्तान में, हम लोग रिकमेंड नहीं करते उस काम को करने को। सो यहाँ पर अब कमेंट्स करने वाले तो ज़रूर ये करेंगे जिनको हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है
कि ये देखो ये क्या बता रहे हैं, इतने तो गेन्स ही नहीं हुए मार्केट में और ये हुआ ही नहीं। देखें जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है ना, वही सब कुछ होता है आपका, और उसी को देख के जो आपके बाहर के इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इसी को देखते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि नीचे वाला जो 2 रुपये वाला शेयर है वो 4 रुपये का हुआ या नहीं हुआ, वो आपके 100 इंडेक्स को ही वैल्यू करते हैं। असल में लोगों को ज़्यादा तो अच्छा वही लगता है ना कि 2 रुपये वाला कब 4 रुपये होगा, क्योंकि वो उसी को देख रहे हैं। आई थिंक जो क्वालिटी ब्लू चिप कंपनीज हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम जाता है। पीपल वांट टू गेट रिच ओवरनाइट, प्रॉब्लम ये है, पेशेंस नहीं है लोगों को। कोशिश तो कर रहे हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन की। आई थिंक द वे वी हैव स्टार्टेड दिस होल सीरीज़, तो ये नहीं था कि हम डायरेक्टली जंप इन, अभी भी हमने कोई कॉम्प्लेक्सिटी पे बात नहीं की है। क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफरेंट सेक्टर पे किस तरह आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी क्यों है, इतना हाई रिस्क आप अपना कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ही इस पूरी पॉडकास्ट को डिज़ाइन करने का ये था कि हम अगर कोई बंदा आज ये देख रहा है एंड ही नीड टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्क्रैच, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एपिसोड 1 से, नॉट डेली बट जब भी आपके पास टाइम हो, आप उसको देखें। तो यू विल रियलाइज़ कि द वे वी आर कम्युनिकेटिंग, इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल सॉर्ट ऑफ थिंग। हमने बड़ी कोशिश की है कि उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके लोगों तक एजुकेट करें। और अभी भी ऑब्जेक्टिव यही है कि इतना पोटेंशियल है मेरे ख्याल में, इतना पैसा है लोगों के पास, और लोगों को यही एजुकेशन नहीं है कि पैसे को उन्होंने लगाना कहाँ पे है। और काफ़ी चीज़ें हमने आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि ये थोड़ी शेप अप इस तरह से हो रही है विच कैन बेसिकली इम्पैक्ट लॉट ऑफ लाइव्स, ठीक है। मैं तो एक आपकी बात समझ गया हूँ कि शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज़, तो वो तो चीज़ हम इंशाल्लाह इसके साथ दिखा देंगे। तो अभी जो KSE 100 इंडेक्स को आप कैसे देख रहे हैं, आई थिंक इफ़ यू कैन फ्रेश क्विक अपना एनालिसिस दिखा दें कि इसके ऊपर आप। अच्छा, मैं एक तो अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। सेकेंडली ये कि मैं बताऊंगा ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट का ये मतलब नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया और कल सुबह आप आए, आप कह रहे हैं कि मार्केट 200% डाउन हो गई, आ जाओ नीचे ट्रॉल करो फराज को कि मार्केट क्रैश कर गई है। ऐसा नहीं होगा, सही है। मंथली चार्ट्स हैं, इट विल टेक सम टाइम। जो आप मेरी रिसेंट वीडियोज़ देखेंगे उसमें भी मैंने 3 to 4 मंथ्स का बताया था कि मार्केट में एक अपसाइड, एक बुलिश रैली शुरू हो जाएगी। सो प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूँ और इसके ऊपर अब आगे हमारे पास इलेक्शंस शुरू होने वाले हैं, सही है, या इलेक्शंस होने वाले हैं मोस्ट लाइकली। अभी तक तो जनवरी 2024 की बातें हो रही हैं। सो जब फाइनल डेट्स आएंगी फिर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाना चाहूँगा। अगेन ये वही उस तरह के टेक्निकल एनालिसिस हैं या डेटा एनालिसिस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में, सही है। हर कोई आपको एक लेवल बता देगा, एक स्टॉप लॉस बता देगा, या किसी मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड वगैरह के ऊपर बता देगा। इतनी रिसर्च इतनी डिटेल्ड में शायद आपको रेयर ही मिले। मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये इस चार्ट के ऊपर क्या है। इलेक्शंस फरवरी। अच्छा, मैं पहले इससे पहले कि आप करें, मैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटल आउटलुक दे दूं। तो आइडिया मेरा ये था कि हम अगर थोड़ा फंडामेंटली देखें चीज़ें कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, एंड देन वी कैन चिप इन के टेक्निकली आप उसको क्या करें, एंड देन वी कैन ऑल्सो शेयर योर स्क्रीन एज वेल। जो अभी के जो हालात थे, जो पाकिस्तान में जो हम इंटरेस्ट रेट देख रहे थे, तो कंपैरेटिवली ना काफ़ी नीचे गया है इंटरेस्ट रेट इन टर्म्स ऑफ कि महंगाई के जिसको हम CPI लेवल पे जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी कंपैरेटिवली नीचे गई थी जुलाई इनफैक्ट जून ऑनवर्ड्स, ठीक है। मई जून के अंदर कहीं हम 37% के ऊपर थे, फिर 29, 28, 27, अभी रिसेंटली थोड़ा सा और पिकअप हो गया। और मेरे ख्याल में क्योंकि 40 रुपये का ऑयल का भी एक था, बड़ी ऑयल काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, 90 के ऊपर था कहीं, और वो भी डिक्लाइन होकर नीचे आया। और रिसेंटली अब क्योंकि वॉर हो गई है तो उसका भी हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट ऑयल नीचे गया है तो आपका जो करेंसी थी वो भी नीचे आई है। जो आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट जो हम मैनेज कर रहे हैं एक्सटर्नल जो ट्रेड्स वगैरह के साथ, कंपैरेटिवली वो भी कम आ गई है। आज मैं देख रहा था तकरीबन 128 कंपनीज़ का जो डिविडेंड होल्ड की हुई थी फॉरेन कंपनीज़ के, 99 के 100 कंपनीज़ का जो डिविडेंड थी वो स्टेट बैंक ने रिलीज़ कर दी और नेक्स्ट वालों को भी वो करी हो। तो दैट दीज आर सम ऑफ द गुड पॉइंट्स विच आर हैपनिंग रिसेंटली। क्योंकि IMF के साथ भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके काफ़ी टारगेट्स थे लास्ट क्वार्टर के अंदर। फर्स्ट टाइम मैंने तो 5-6 साल में पहली दफ़ा ही सुना है कि FBR ने अपने जो टारगेट्स थे रेवेन्यू के उसको मीट किया है। सो दीज आर सम ऑफ द गुड न्यूज़ जो कि हमारे उसमें हो रही है। और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हमने KSE 100 इंडेक्स के ऊपर भी देखा। आपकी जो KSE 100 है वो मेरे ख्याल में 20 से 25% पिछले 3 महीने में इंक्रीज़ कर गई है। ये तो यहाँ तक की आउटलुक थी।
अब आप टेक्निकली बताएं, आप कैसे समझ रहे हैं कि इंडेक्स गोइंग फॉरवर्ड कैसा परफॉर्म अच्छा, करेगा? फंडामेंटल्स पे जो अच्छी पॉजिटिव आपकी इंडिकेशंस हैं वो यहाँ चार्ट्स के ऊपर नज़र भी आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि जब भी इलेक्शंस हुए, यानी कि जो 5 साल की इलेक्शंस की साइकिल है उसके अंदर KSE 100 इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे। फरवरी 2008 से लेके मई 2013 में, इस 5 साल में, जैसे ही फेब 2008 में इलेक्शंस हुए उसके बाद मार्केट ने एक नया हाई लगाया और अनफॉर्चुनेटली अब चलें वो हो गया, वो हिस्टोरिक है। उसके बाद मार्केट वहाँ से क्रैश कर गई। मार्केट ने दोबारा रिकवरी की और फिर इंडेक्स अपने जब नए इलेक्शन शुरू होने लगे थे मई 2013 में, वहाँ पे इंडेक्स अपने नए हाइस पे था। इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे 5 साल की साइकिल में इलेक्शंस की इंडेक्स ने या मार्केट ने आपके नए हाइज लगाए। मतलब जो भी लॉसेस थे, वी शेप रिकवरी हुई, वो कवर हुए और उसके बाद मार्केट परफॉर्म करना शुरू हो गई। फिर बात आती है 2013 के इलेक्शंस की, और 2013 से लेके 2018 की जो साइकिल थी या टेन्योर था, उसमें भी आपकी इंडेक्स ने एक जाके ऑल टाइम हाइज लगाए थे और दोबारा वो अपने हाइज के करीब तो नहीं थी, लेकिन एक बहुत अच्छे पोटेंशियल गेंस, आई थिंक 100% रिटर्न्स के ऊपर क्लोज हुआ था वो 5 साल। सो जब जुलाई 2018 शुरू हुआ अब से लेके, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 जनवरी में वो आएगा। सो अगर मैं हिस्टोरिकली इन साइकिल्स को देखूं 2008 से 13 तक की और 2013 से 2018 तक की, इन दोनों साइकिल्स में इंडेक्स ने अपने आप को रिकवर किया, नए हाइस के ऊपर जाके क्लोज हुआ। ये वाहिद साइकिल है अभी तक, सही है, जिसने अभी तक भी अपने हाइस को नहीं ब्रेक किया हुआ। तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन से पहले मोस्ट लाइकली आपका इंडेक्स नए हाइस के ऊपर या तो ब्रेक करके नीचे आके दोबारा करेक्ट होकर ट्रेड करेगा, या ब्रेक करके ऊपर ही सस्टेन कर लेगा। कहने का मतलब ये प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि आपका जो 53,800 900 जो भी आपके हाइस थे, मैं एग्जैक्टली बता भी देता हूँ, नहीं तो ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं वो नीचे आके लिखेंगे इसको तो इंडेक्स का हाई नहीं पता। मेरी एक कोलगेट के वाली वीडियो थी। अच्छा, मुझे ना यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स का नहीं आइडिया, मैंने एक कॉन्सेप्चुअली इंटेंट के पर्सपेक्टिव से कहा कि यूनिलीवर के प्रोडक्ट ये हैं और कोलगेट के प्रोडक्ट ये हैं। अच्छा, मेरे से ना प्रोडक्ट्स का नाम फ्लिप हो गया। आज तक मैं ट्रोल हो रहा हूँ कि इसको ये नहीं पता कि यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स क्या हैं कि कोलगेट के प्रोडक्ट क्या हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये मुझे इसमें थी कि जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कंपनी के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पे किसी ने बात नहीं की, सारे यही बता रहे हैं यार ये जो प्रोडक्ट बता रहा है ना ये गलत बता रहा है। हाँ, वो ऐसे ही होता है। सो 53,127.24 सही तो 0.24 ये जब ब्रेक होगा, ये मोस्ट लाइकली आपका ब्रेक हो सकता है। अभी तक के जो यहाँ से आपके साइक्लिक बिहेवियर के ऊपर जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, अगेन ये साइक्लिक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ कि बहुत इंटरेस्टिंग ये है। अच्छा, साइक्लिक बिहेवियर का तो हो गया कि मोस्ट लाइकली आपका लग रहा है कि नए हाइज लग जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे इन मंथली चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रही है। जब आपका इंडेक्स 2008 में यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था तो वॉल्यूम्स के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस थी। इसका ये मतलब था कि इंडेक्स आपका बढ़ रहा है लेकिन कम वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम्स आपके कम हो रहे हैं। सो इसका ये मतलब होगा कि मार्केट आपकी थोड़ा नीचे की तरफ आ सकती है, और वैसे ही हुआ। उसके बाद क्रैश हो गई थी मार्केट, एक बेयरिश डाइवर्जेंस ये नज़र आई। फिर उसके बाद यहाँ पे 50,000 से लेके 53,000 के दरमियान एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी थी। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली अक्टूबर 2020 में के बाद एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी थी कि इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स आपके श्रिंक हो रहे हैं। इन सारी डाइवर्जेंस के बाद मार्केट ने उसी तरीके से बेयरिश ही परफॉर्म किया, यानी कि ये डाइवर्जेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से 100% परफॉर्म की। यहाँ पे अभी तक, यहाँ इस करंट सिनेरियो में जिस टाइम आज हम बात कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं बनी। इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये फेवर करता है बुल्स की तरफ, स्टिल बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। कोई बेयरिश डाइवर्जेंस वॉल्यूम्स के ऊपर नज़र नहीं आ रही, एक बात ये। उसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जब भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी उसके कुछ अरसे के बाद एक लो वॉल्यूम्स रहे और उसके कुछ अरसे के बाद ऑल ऑफ अ सडन एक मंथ में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगना शुरू हो गए। वॉल्यूम ब्लॉक या वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आई। यहाँ पे वो पॉइंट था इस जगह पे जनवरी 2011, और उसके कुछ अरसे के बाद लाइक 5 to 6 months मार्केट में रैली शुरू हो गई है यहाँ पे।
अब ये जो बिहेवियर है चार्ट का, ये हमने दोबारा देखा जब दूसरी दफ़ा बेयरिश डाइवर्जेंस बनी, उसके कुछ अरसे के बाद जब वॉल्यूम्स लो थे, ऑल ऑफ अ सडन एक मंथ में एक वॉल्यूम लगा और उसके कुछ अरसे के साइक्लिक बिहेवियर पे 6 से 7 महीने के बाद मार्केट ने फिर रैली करना शुरू कर दी। राइट नाउ अभी 2020 अक्टूबर के बाद जो ये बेयरिश डाइवर्जेंस ने परफॉर्म किया, यानी कि मार्केट नीचे आई 49,000 से लेके 37,000 तक, 12,000 पॉइंट्स बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा है कि लास्ट ईयर अगस्त 2022 में एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे और उसके बाद मार्केट कूल डाउन फेस में गई, कंसोलिडेट हुई, एक्यूमुलेट हुई, जो मैं बार बार कह रहा था कि ऊपर की तरफ जाएगी, कंसोलिडेशन चल रही है। सो वैसे ही हुआ और उस कंसोलिडेशन के बाद ये वॉल्यूम सब बढ़ना शुरू हो गए हैं। सही है। सो मोमेंटम अगेन फेवर कर रहा है बुल्स की तरफ। सही। सो ये जो साइक्लिक बिहेवियर आपका इलेक्शंस का है और उसके बाद फिर आपकी ये बेयरिश डाइवर्जेंस का कोई साइन नहीं है अभी तक, वॉल्यूम्स आपके ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये एक बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर अप जा सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बात करूँ आपको कि अभी नवंबर दिसंबर शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपका जनवरी है, 2 महीने रहेगा। जनवरी हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश महीना साबित हुआ है। सो मोस्ट लाइकली आपके जनवरी तक तो मार्केट बेहतर नज़र आती है। हाँ, ये हो सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन हो जाए, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं डेली चार्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं मंथली और थोड़े साइक्लिक को बड़े उस पर ब्रॉडर उस पर बात कर रहा हूँ। सो जनवरी तक तो अभी तक तो मार्केट आपकी परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक और पॉइंट रखूँगा, जैसे ही इलेक्शंस होते हैं 2008 के इलेक्शंस के बाद आपकी मार्केट तो 2 महीने तक थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद क्रैश कर गई थी। अब मैं उसकी रीजनिंग में नहीं जाता। 2013 में इलेक्शंस के बाद जब PMNL की गवर्नमेंट आई, नए हाइज लगे और मार्केट दोबारा से मेरे ख्याल में नीचे आके उसने लो लगाया था 21,000। 2-3 महीने के बाद मार्केट एक कूल डाउन करेक्शन फेज में गई। 2018 में भी हमने ये देखा कि इलेक्शंस के फ़ौरन बाद आपकी मार्केट जो थी वो अच्छी खासी 28,000 तक भी चली गई थी। अब अगर ये रैली कंटिन्यू करती है आपकी इलेक्शंस तक, ये इसका ये मतलब है कि इलेक्शंस के 1-2 महीने के बाद आपकी करेक्शन एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक बिहेवियर। सो इलेक्शंस के अगर फ़ौरन बाद अगर कहीं करेक्शंस आती हैं तो वहाँ पे फिर हम एक और अपडेटेड वीडियो करेंगे। सही है। और मेरी आदत है कि जब भी मेरे टारगेट्स हिट होते हैं, या अल्लाह का शुक्र है अभी तक इतने बुरे तरीके से गलत कभी नहीं हुआ, सो मैं फॉलोअप वीडियो ज़रूर कर देता हूँ। अक्टूबर की जो वीडियो थी उसका फॉलोअप मार्च 2023 में आया, जिसके अभी आई थिंक आप क्लिप भी चला देंगे। और उसके बाद अब ये वाला जो प्रोजेक्शंस हैं, अगेन ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जायदादें बेच के जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। देख के, सोच समझ के, और आपको अगेन फिर स्टॉक्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट जिनके ऊपर आपने करनी है, एक तो तरीका ये कि सीधा सीधा आप 100 इंडेक्स या म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर इन्वेस्ट कर दें। दूसरा तरीका ये कि आपने स्टॉक्स कौन से पिक करने हैं। सो मेरे ख्याल में अगर आप ये सरमाया के पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, सो लईक भाई के इतने अच्छे आपके गेस्ट आते रहे हैं जो गाइड करते रहे आप लोगों को किस सेक्टर में क्या होने वाला है। सो वो थोड़ी सी वीडियोज़ देख लें, रिसर्च कर लें। नीचे इतने खूबसूरत कमेंट्स करने से बेहतर है कि आप अच्छा मजे की बात है। मैं एक चीज़ बताना शायद भूल गया, फंडामेंटली आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी स्टेट बैंक ने नीचे नहीं किया। सो वो जो पहली इंडिकेशन होगी आपको, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर तो एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि 2024 के अंदर जब आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर होगी और आपके थोड़े एक्सटर्नल सारा आउटलुक बेहतर हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। और इंटरेस्ट रेट नीचे जाना इज़ वन इंडिकेशन कि यहाँ पे फिर लोग कंपैरेटिवली बुलिश होंगे मार्केट्स पे। मैं अभी वो मुस्तफ़ा पाशा और एतज़ाज़ से ही बात कर रहा था। जो 2017 में जो म्यूचुअल फंड थे ना, उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी ना, उसका 52% उनका एक्सपोजर था स्टॉक मार्केट के अंदर, 52%। आजकल वो 10% के ऊपर है और आज जो उनका फ़ंड साइज़ है वो उससे 2-3-4x ज़्यादा बढ़ भी गया है। ठीक है, यानी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ है, तब शायद बिलियंस हो गया, 800 बिलियन मैंने सुना है। दूसरा जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एक ज़माने में 2017 में 50% से ज़्यादा उनका एक्सपोजर होता था स्टॉक मार्केट में, लेस दैन 10% के ऊपर बैठे हुए हैं वो स्टॉक मार्केट पे नहीं है। मेरे ख्याल में जो इंडेक्स के अंदर जो बाइंग हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो है ना, ये अब इंडेक्स, इंश्योरेंस और ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह ज़्यादा उस तरह की करेंगे। हम यही कह रहे थे कि अगर ये करेंटली 10% से 15% पे भी जाते हैं तो आप अगर अभी भी देख लें, सब कंपनीज तो बायबैक कर रही हैं। लकी सीमेंट बायबैक, एंग्रो की बायबैक। और ये आइडिया बायबैक का क्या है ना, वो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके मार्केट फ्री फ्लोट में कम कर देंगे,
बायर ज़्यादा होंगे, अवेलेबिलिटी क्वांटिटी कम होगी तो कंपैरेटिवली प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, तो शेयर्स क्योंकि कंपनी के पास ही ज़्यादा तो उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। ये वो टाइम था जिस वक्त यानी कंपनीज़ ने जो पैसा था रादर दैन कि वो एक्सपेंशन की तरफ जाते, ऑब्वियसली हालात ही नहीं थे कि एक्सपेंशन पे आप क्या जाते, उन्होंने ये समझा कि यार अपनी कंपनी के शेयर ले लो, ये ज़्यादा मुनाफे वाला काम है, रादर दैन कि भाई पूरी पहले आप जाके डेट लो, डेट के ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट दो, फिर जाके 3-4 साल में ROI होगी, फिर आपका कोई होगा, इससे बेहतर है कि आप अपनी बायबैक कर लो। तो आई थिंक इस तरह की हिस्टोरिकली पाकिस्तान में कभी बायबैक्स भी नहीं देखे जो अभी पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं। मुझे मैं ये सोचता हूँ कि एक कंपनी से बेहतर कौन कंपनी को जानता होगा कि वो अपने शेयर्स बायबैक कर रही हैं। कंपनीज अपने शेयर्स बायबैक कर रही हैं अनाउंस करके, और यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी है कि आप किसी को कह दें कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान से ज़िंदा भागो, यहाँ पे कौन पैसे लगाएगा। हाँ। तो ये अगर आप थोड़ी सी भी समझ बूझ रखते हैं तो मेरे ख्याल में ये आइडियल टाइम रहा है, और अभी भी मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा कि स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। और ये जो सेंटीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे याद पड़ता है जब ये 31 अगस्त की बात है, मार्केट आपकी 47 या 48 से एकदम टूटी है 44,500 2-3 दिन के अंदर। सो उस टाइम भी अगेन ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2 महीने पहले की है, तो मैंने अगेन वो अपनी कम्युनिटी में एक मैसेज कर दिया था कि यार दिस इज़ द आइडियल टाइम टू बाय, और 45,500 या 545 के अराउंड मैंने कहा था यही लो है। अब गिरती हुई मार्केट में आके लो बताना कि यही लो है और यहाँ पे बाय करो, तो वो एक बेहतरीन था। और उसके बाद अब यहाँ से दोबारा 52 हो गए, वहीं से ही 7,000 पॉइंट्स आपके बढ़ गई, अभी 2 महीने 60 दिन पहले की बात है, और ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है इतना कुछ चेंज आपको नज़र आए। सो सेंटीमेंट, इमोशंस और ये जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा ना आपको पेशेंस और नर्व्स के साथ काम करना पड़ता है। तो और अभी तो मेरे ख्याल में आपने ब्लास्ट करना है बाद में, जो आप कर रहे हैं बैकएंड हाँ, पे, जो हम बिल्कुल करेंगे। ये मैं सबको बताता चलूँ, अभी ये लोग कह रहे होंगे बैठे हुए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ, बाय क्या किया, खुद क्या किया, ये वही वाले पीर हैं जो दरख्त के नीचे बैठे हुए लोगों को उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंशाल्लाह इस दफ़ा ये करूँगा कि जब मार्केट नीचे थी मैंने जो चीज़ें बाय की हैं, जो स्टॉक्स बाय किए हैं, वो मैं इंशाल्लाह जब भी ये मार्केट का टॉप लग रहा होगा या वो होगा, मैं ऑनलाइन आके मतलब लाइव आके सेल करूँगा इंशाल्लाह। सही, और प्रॉफिट्स 2 महीने बाद नहीं, वो तो उस टाइम तो करेक्शन होगी इलेक्शन से पहले देखें, अगर कहीं साइंस नज़र आए टेक्निकली। मैं तो न्यूज़ देखता भी नहीं और मुझे नहीं पता कि क्या कुछ हुआ है इतने अरसे में। सो मैं तो अपने चार्ट्स के ऊपर काफ़ी बिलीव है। सो जब मुझे लगेगा कि टॉप डिफाइन हो रहा है तो वहाँ पे आके मैं खुद ही उसको ऑफलोड करूँगा और फिर मैं रिटर्न्स दिखाऊँगा। और मेरा ये मानना है कि वो रिटर्न्स में कंपैरिजन करूँगा डिफरेंट एसेट क्लास में, कि अगर मैं इस टाइम यहाँ से प्रॉपर्टी लेता या गाड़ी लेता, या अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता, या अगर मैं छुपा के $US ख़रीद लेता तो मेरे रिटर्न्स कितने थे और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कितने थे। एक मेरे ख्याल में आज तक इस तरह की वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी। इसी तरीके से तो ये लोग जो हैं वो गलत फहमी का शिकार हैं कि यार प्रॉपर्टी में ही ज़्यादा पैसा बनता है। मैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, वहाँ पे भी पैसे बनते हैं, वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक वाली जो गेम है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और डेफिनेटली गूगल कहता है कि ज़्यादातर जो हैं वो लूज़र्स हैं। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप सोच समझ के पढ़ लिख कर और थोड़े से अच्छे टाइम पे एंट्री लें तो आपको एक ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे कि जहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदली हैं। नहीं, मैं तो आपकी तो मुझे, क्योंकि ये तो मैंने खैर काफ़ी सीक्रेट चीज़ थी जो आपने बता दी, लेकिन मैं तो डिफरेंट तरीके से एक्यूमुलेट ही करूँ, मैं अभी भी एक्यूमुलेट करूँ। आई एम नॉट लुकिंग एट द टॉप, आई एम नॉट लुकिंग एट द बॉटम, आई एम लुकिंग एट लाइक 5 से 10 से 15 से 20, क्योंकि जो चीज़ मैं प्लेटफॉर्म बनाते हुए मुझे समझ आई है ना, वो यही चीज़ समझ आई है, ये करेक्शंस होती हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होती है, फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है। इवेंचुअली विनर वही है जिसके पास एक चीज़ लॉन्ग टर्म के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं तो अच्छी कंपनियों को रख रहा हूँ। एक काम करते हैं लेकिन भाई, आप अपने 10 साल की रिटर्न्स दिखाइएगा और जो मैं स्मार्टली प्ले करता हूँ परफेक्ट एंट्री एग्जिट के ऊपर। आपका तरीका कार ये नहीं कह रहे गलत है। नहीं, मैंने पता क्या किया, मैं अपना वैसे बता नहीं, हम एक केस स्टडी रख देंगे ना सबके लिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया है कि 70 to 80%। अब पता नहीं हमारी ज़िंदगी कब तक है, जो जनरेशन आगे आने वाली है, वीडियोस तो पड़ी होंगी ना। मैं वैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी आज सबके सामने एक्सपोज कर देता हूँ। मेरा अपना आइडिया ये है कि 70 to 80% ऑफ द एसेट्स आर गुड एसेट, जो कि जिस पे मैं बाय कर रहा हूँ, एंड आई डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ सेलिंग इट टिल द टाइम। और वो कंपनी के एसेट्स को मैं इस तरह ही वो कर रहा हूँ कि कल को हमने ग्रो करना है, कुछ करना है,
इसी तरीके से सरमाया.pk बना है और इसी मेंटेलिटी से मैं इसको लेके आगे जाना चाह रहा हूँ। नहीं, जो रेस्ट ऑफ 20% है वो वही है जो आप करेंगे, उस पर मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर जो गेन होगा इवेंचुअली ट्रांसलेट होगा वो नहीं 80% के ऊपर जो मैंने लिए हुए। 80% स्लो मूवर्स हैं, आराम आराम से जा रहे हैं। मेरे पे लेस टेंशन है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा 80% उतना ड्रॉप या हो जाए कि मैं एक्साइटमेंट में जो मेन काम कर रहा हूँ सरमाया.pk को बिल्ड करना वो ही भूल जाऊँ। तो आइडिया मेरा ये था कि वो जो 20% है वो मैं ऑब्वियसली मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी लेवल पे आ गई थी कि ना बाय बंद का करना उसमें इट डज़ नॉट मेक सेंस। लेकिन आई डू टोटली अंडरस्टैंड कि मैंने तो इनफैक्ट मैं लोगों को ये भी कहता हूँ, अभी मैंने मनी माइंडसेट का जो सेमिनार किया ना, मैंने एक एग्जांपल यही कोट की। मैंने कहा मुझे कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग से ये पता चल गया था कि यार ये सिस्टम्स की जो कंपनी है ना बहुत अच्छी कंपनी है बिकॉज ऑफ दी फंडामेंटल्स और एवरीथिंग, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या अच्छा टाइम है इसको बाय करने के। तो वहाँ पे मुझे आपका जो नॉलेज है ना टेक्निकल्स का उसने बड़ी हेल्प की है। और अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं टेक्निकल्स को अभी सेलिंग साइड पे नहीं देख रहा, मैं बाइंग साइड पे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ कि जब 700 750 रुपये का था तो मैंने सिर्फ जो वेट किया ना कि सिस्टम्स में पहली एंट्री लेने का, वो 750 पे एक्स बोनस होने के बाद वो 450 425 पे आया और 425 से वो 300 के नीचे जब आया ना 297 के 299 इस तरह का रेट, मैंने अलर्ट लगाया था ऐप के अंदर कि यार ये सिस्टम जब 300 से नीचे आएगा ना तो मैंने बाय करना है। अच्छा अब आप मेरे से पूछे ना कि सिर्फ वो जो मेरा वेट था ना जो मैंने ट्रिगर ही नहीं किया, दैट इट सेल्फ वॉज फार मोर वैल्यूबल दैन द कॉस्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, जो कि लोगों को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और ये नॉलेज होना कि वो 550 525 पे गया, मैंने नहीं सेल किया, बेचना चाहिए था अब तो लोग यही कहेंगे, लेकिन मैंने क्योंकि वो उसको डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ रखा हुआ है तो वो 400 के ऊपर जब आया तो मैंने अगेन देखा कि यार ये अच्छी सपोर्ट लेवल के ऊपर है और मैंने फिर बाय किया। तो आइडिया ये है कि हर एक का एक डिफरेंट तरीका होता है। मेरी स्ट्रेटजी शायद किसी और के लिए काम ना है, आप माशाल्लाह जिस तरीके से कर रहे हैं वो 20% ऑफ माई एसेट्स आर बेसिकली ऑन द सेम साइड, वो शायद कुछ वही कंपनियाँ जो आपकी भी हैं तो हम उसको उसी पे रख रहे हैं। चले ये तो हो गया, अब आप आए हुए हैं तो आई थिंक कि 30 मिनट्स हम इस पे कर लिए। मेरे ख्याल में अब हमें थोड़ा इंटरनेशनल उस पर भी देखना चाहिए। इंटरनेशनल पे अगर मैं थोड़ा सा देखूँ ख़ास तौर पे पहले हम गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड कंपैरेटिवली पिछले महीने हमें लग रहा था कि एक बेरिश मोड पे जा रहा था, उसने अपना एक ऑल टाइम हाई 2000 करके दोबारा वो आया और अगेन आई थिंक 1810 के अराउंड पे वो था कि जब ये वॉर की सिचुएशन पैदा हुई और वॉर के बाद एकदम क्या हुआ कि गोल्ड हुआ। तो हिस्टोरिकली जब भी हमने देखा है जब भी कोई अनरेस्ट होता है दुनिया में, जिस तरह लास्ट टाइम भी जब 2000 पे गया था तब रशिया और यूक्रेन की वॉर का एक हुआ था और अभी भी चल ही रही है। अभी जो इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला चल रहा है उसका इम्पैक्ट भी गोल्ड पे देखा है, वो दोबारा 1810 से उसने बाउंस किया और दोबारा 2000 पे लिया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो गोल्ड के ऊपर आपका आउटलुक क्या है कि आप इसको कैसे एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट देख रहे हैं? अगेन मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखें, गोल्ड सेफ हेवन है जैसे आप कह रहे हैं और ये रहेगा, सही है। जो चार्ट्स के ऊपर ये मेरी अभी ये जो हम मार्च वाली वीडियो की बात करें उस टाइम भी मैंने गोल्ड के एनालिसिस किए थे, तो मैं ये कह रहा था एक तो मैंने उस वक्त ये बात कर रहा हूँ फेब 2023 की, अभी इसी साल की, अगेन 1810 1820 का लेवल था, मैंने वहाँ से बाय कराया था और ऑल टाइम हाइस के टारगेट रखे थे 2070 2080 के, वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और वहाँ जाके उसको हिट किया। जिस टाइम मैंने ये वीडियो की थी उस टाइम 1960s पे कर रहा था और मैंने कहा था कि 2080 को टेस्ट करना तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ अ केक फॉर गोल्ड, आराम से हो जाएगा। और मैं स्टिल उस वक्त मैं ये बुलिश था कि ये अपने हाइस को ब्रेक कर देगा। और जो उसके इसका हाई क्या है वैसे? इसका हाई है 2079 2080 2072, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर डिफरेंट लगा हुआ है। हाँ, ये 2020 में जो इसका हाई लगा हुआ था वो 2075 था, उसके बाद 2022 में मार्च में जो हाई लगा था वो 2070 था, फिर अभी रिसेंटली जो हाई लगा है 2081.82 था, जो हमारे टारगेट्स थे उसने जाके अचीव किया। वहीं से एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन बनी और उसके बाद ये दोबारा नीचे आ गया।
उसी लेवल को टेस्ट किया 1805 और 10 को, और फिर दोबारा से रैली करता हुआ अभी 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसकी जो आउटलुक है ये वीकली चार्ट्स के ऊपर एक बहुत खूबसूरत से और बहुत बड़े कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है। ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है रैली का। सो ये अब चूँकि बुलिश रैली है और ये सेकुलर बुल मार्केट में 1975 में ये कहाँ पे था, अगर आप टाइम टू टाइम देखें ये अपने आप को बढ़ाता ही रहता है। ये है बुलिश ही अभी यहाँ पे भी। मोस्ट लाइकली 2024 जो है वो गोल्ड का ईयर होगा, और इसमें आराम से आपके ये जो ट्रिपल टॉप के हाइस लगे हुए हैं 2080 के, मेरा स्टिल सेम स्टांस है जो पहले ही था कि बुलिश बाइस टू में इसमें, और ये इजीली 2080 को ब्रेक करके ये ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा। 2150 एक बहुत आसान सा टारगेट होना चाहिए, 2350 और उसके बाद $2500 तक भी ये इजीली जा सकता है। अब ये कितने टाइम में जाएगा, अगर इसके साइक्लिक बिहेवियर को देखें, जो गोल्ड की बुलिश रैली रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो 103 वीक्स तक की थी। जो इसने रैली की थी 1170 से लेके 2080 तक की। उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज़ अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, अगेन अगर आप इसको 103 के हिसाब से लेके चल रहे हैं, अभी अपने तकरीबन कोई 50-55 वीक्स में होगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ से ये 55 वीक्स की रैली और कर सकता है। अगर तो ये आपका 2022 यानी सितंबर का अगर आप लो कंसिडर कर रहे हैं इस साइकिल का। अगर आप इसको एज अ कंसोलिडेशन फेज़ देख रहे हैं, सो कंसोलिडेशन यहाँ पे जो रही है गोल्ड की, वो तकरीबन रैली करने के दौरान ये रही है मेरे ख़्याल में 180 वीक्स तक की। तो 180 वीक्स में अगर आप इसको काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी इस टाइम ये अपनी रैली 174 की कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर चुका है तकरीबन। सो इसका ये मतलब है कि गोल्ड भी आपका अनकरीब अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा, और ये जो इसका ट्रिपल टॉप लगा हुआ है 2070-2080 वाला जो रीजन है, इसको होपफुली ये ब्रेक कर देगा 2024 में। सो मुझे लगता है जनवरी भी गोल्ड के लिए बुलिश मंथ होता है, और मोस्ट लाइकली आपका जनवरी में ये हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आए और रैली करे। वॉर तो इसकी एक रीज़न है, लेकिन अगर आप इसको ये देखें, ये टाइम टू टाइम अपने आप को एक सर्टेन लेवल के ऊपर आके सस्टेन करता है और उसके बाद एक स्टेयर टाइप की मूव देता है कि थोड़े अरसे के बाद फिर कंसोलिडेट होगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सेकुलर बुल मार्केट होती है। ये सेकुलर बुल मार्केट में है, अगेन ये जब भी नीचे मिलता है अपॉर्चुनिटी होती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर गोल्ड होना चाहिए। आपका जो सवाल है उसका आसान लफ्ज़ों में यही जवाब है कि, और अगर आप फिज़िकल और विदाउट लेवरेज ट्रेड करते हैं तो गोल्ड तो फिर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो कि फ्रूटफुल होगी। लेकिन अगर आप ये जो आम ब्रोकर्स के साथ जो लेवरेज पे करते हैं तो उस पे फिर देखभाल के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इतनी इजीली ब्रेक नहीं होती। ये ना हो कि आप उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बाय करें और फिर वो वहीं से नीचे आ जाए। अगेन ये आपको ये शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस करने चाहिए। मैं एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर की बात कर रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान में तो गोल्ड वैसे भी अभी तो गोल्ड की रैली आई नहीं है। गोल्ड इटसेल्फ 2,20,000 2,25,000 तोला सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। और आइडिया ये भी है कि वो इट्स ए गुड हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड इट अगेंस्ट ऑड्स, जो कि हमारे केस में ज़्यादा है वैसे एक लिहाज से। अच्छा चले, ये तो हो गया गोल्ड के ऊपर। आई थिंक अब मैं आपके होने का और ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। अब मैं थोड़ा सा ना यूएस वाली साइड को फंडामेंटली देखना चाह रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन हमने देखा है, यूएस के अंदर भी जो डाटा पिछले अक्टूबर से आ रहा था, और इनफैक्ट काफ़ी लोग इम्प्रेस हो रहे होंगे कि ये डाटा मैं कैसे दिखा रहा हूँ, तो ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मार्क को जिन्होंने ये डाटा कंपाइल करके दिया है, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिपीट व्हाट ही हैज़ बेसिकली कंपाइल्ड फॉर मी। पिछले साल अक्टूबर में भी आई थिंक अमार की एक वीडियो आई थी जिस पे उन्होंने एक तज्जिया दिया था कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर है और ये है तो मार्केट ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगी। तो अगर मैं बेस्ड ऑन द डाटा देखूं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर जो पड़ा हुआ है, अक्टूबर 2022 सितंबर अक्टूबर में 8.2 के ऊपर, और हिस्टोरिकली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं यूएस के अंदर वो 2 से 3% के अंदर होते हैं। सो इट वाज एट 8.2। अक्टूबर से लेकर ऑनवर्ड अगर हम देखें तो देर वाज ए डिप इन द इन्फ्लेशन। सितंबर में अगर 8.2 था, फिर 7.7 था, फिर 7.5 था, करते 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 हमने जून के अंदर देखा कि वो इंटरेस्ट रेट 3 पर आ गए, और पिछले 2 महीने में दोबारा ऊपर जा रहे हैं। और आई थिंक इंटरेस्ट रेट भी हिस्टोरिकली हाई के ऊपर ही है यूएस के केस में भी।
इसके अलावा भी काफ़ी इंडिकेटर्स हैं जो कि अभी देख रहे हैं कि जो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की जो चीज़ें की हुई हैं उसकी वजह से कंपैरेटिवली थोड़ी सी उनके एंड पे भी स्टेबिलिटी आ रही है। जो मेरे ख्याल में 2024 के फर्स्ट 2 हाफ हैं, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, कंपैरेटिवली लग रहा है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आपका क्या है ना, नेस्डेक को अगर आप देखें 500 को, काफ़ी लोग शायद इंटरनेशनल में भी ट्रेड S&P, करें। अगर S&P 500 को देखें, इसके जनवरी 2022 के जो हाइज़ हैं और जब से उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, मार्केट उनकी स्ट्रगल ही करती रही है। इस साल भी आपकी जो रैली नज़र आई है मार्केट में वो जुलाई 2023 तक की थी। S&P 500 ने जब 4600 के लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद से अब ये 41,600 पे ट्रेड कर रही है। इसका ये मतलब है कि 10 से 15% ये भी नीचे ट्रेड हो रही है अपने हाई से इस साल के। यहाँ पे अगर ये देखा जाए, अगेन मैं अपने स्क्रीन शेयर करूँगा, यहाँ पे अगर ये देखा जाए, ये जो रैली है इसका ये तकरीबन 50% के ऊपर इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है। सो जो आपका नवंबर और दिसंबर है, हेलोवीन और क्रिसमस का जो आपका इवेंट होता है, इसमें मार्केट जो है उनकी वो परफॉर्म करती हैं। अब मुझे ये लगता है यहाँ से इस टाइम जो सेंटिमेंट बना हुआ है उनकी मार्केट्स में, वो इंतहाई बेयरिश है और वो क्रैश की बातें कर रहे हैं और कि उनकी मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर सकती। मुझे ये लगता है कि यहाँ से एक लेग बनेगी, एक लेग को बनना भी चाहिए, जो जाके तकरीबन आपकी 44,400 के लेवल को टेस्ट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइस को ब्रेक करे, या हो सकता है अगर हाइस को भी ब्रेक करे तो वहाँ पे ना शॉर्ट का स्टांस ही रखना चाहिए। मार्केट इनकी स्ट्रगल कर रही है, चार्ट्स के ऊपर बेयरिश है यहाँ से, लेकिन बस ये लोअर लो से लोअर हाई तक का एक बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है अगेन जनवरी में तक इनकी मार्केट ठीक है, अच्छी परफॉर्म करेगी। उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ पे ये स्टैंड करती है। अभी तक जो नज़र आ रहा है 3 मंथ्स की ही प्रोजेक्शंस दे सकते हैं कि परफॉर्म करना चाहिए यहाँ से बाय ऑन डिप टिल जनवरी, और जनवरी में फिर देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करना है इसको। सो ये लोअर लो बना हुआ है, यहाँ से एक बाउंस करके लोअर हाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इवन मुझे ये लगता है कि ये जो लोअर हाई 4400 का है, इसको भी ब्रेक करके कहीं बुल्स को ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद ये थोड़ा सा रोल डाउन नीचे की तरफ होगी। तो फ़िलहाल 2-3 महीने तो लग रहे हैं कि इसमें एक बाउंस आना चाहिए, उसके बाद फिर दोबारा से इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। अभी ये फिप की तकरीबन 0.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो एक आइडियल वो है, रैली के अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं 5 to 6%, 7% की गेंस के लिए। अगर मैं दूसरा जो टेक का इनका वो है नैस्डैक को अगर मैं देखूँ, वो ज़्यादा नहीं टूटा, ज़्यादा नहीं, जैसे S&P अपनी बॉटम से हाई तक और 50% के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। जो आपका नैस्डैक है वो ज़्यादा अच्छा सस्टेन कर रहा है अपने आप को। उसने अभी तक की जो इसकी ये वाली जो रैली रही है उसके 0.5 को भी जाके टेस्ट नहीं किया, तकरीबन 0.23-382 के दरमियान कहीं ट्रेड कर रहा है। ये इसका जो लेवल है 14,000 वाला, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था जो उसने ब्रेक नहीं किया। और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली वेडनेसडे को इसका FOMC होगा, जो फेड के इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट्स होती हैं, मोस्ट लाइकली अनचेंज होगी, वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। अगेन यहाँ से सेम स्टांस है कि ये भी एक बाउंस करेगा, एक अच्छे लेग बनाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि शायद ये नीचे आता हुआ दोबारा नज़र आए। अगेन यहाँ से तो बहुत सिंपल स्टांस है कि इस लोअर लो के ऊपर बाय करना चाहिए, और अगेन इस पे भी 5 to 10% की गेंस नज़र आती हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। सो ओवरऑल जो उधर नेगेटिव एक वो चल रही है, स्ट्रीम चल रही है कि मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, बुरे हालात हैं, नो डाउट के बेयरिश तो है चार्ट्स के ऊपर, लेकिन आपने 2-3 महीने सरवाइव कर सकते हैं। मार्केट उधर निकलने का मौका देगी, बाउंस आएगा, उसके बाद देखेंगे कि 2024 जनवरी में कहाँ पे जाके अपनी क्लोजिंग देता है और स्टैंड करता है। तो फ़िलहाल इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी ग्लोबली सारी स्टॉक्स नीचे आ जाएं, ऐसा फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाउंस इंशाल्लाह आ जाएगा इसके ऊपर भी। ये जो डिस्कशन आपने किया ना, हमारे स्टूडेंट के लिए तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। जी। टिप के लेवल, डाइवर्जेंस और ये सारी चीज़ें, काफ़ी लोग घबरा रहे होंगे, लेकिन होपफुली काफ़ी लोगों के लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया। आई थिंक जो चीज़ें आपने बताई हैं वो हमारे स्टूडेंट के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त होंगी। फिप का लेवल हो गया, डाइवर्जेंस होगी। जिन लोगों को टेक्निकल का आइडिया नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अभी भी नेट पे ये काफ़ी जो टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं,
और इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अभी तो माशाल्लाह आपका नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है. वॉइसेस आर वेरी एक्साइटेड. वॉइसेस वॉइसेस काफ़ी टाइम से मैं बजा रहा होगा, यानी कि आई एम अपॉलॉजीज़ मैंने पहले की थी उनको ऑन बोर्ड करने से पहले, बिकॉज इतना ज़्यादा डिमांड है, इतना मुश्किल काम है इसको करना. एवरी टाइम वी थिंक वी नीड टू, हमारी इतनी चीज़ें प्लान में थी. अभी हम माशाल्लाह दुबई गए थे, देयर आर सो मच एक्साइटेड, इतनी एक्साइटमेंट थी और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी. समहाउ हमें टाइम ही नहीं मिल रहा उन सारी चीज़ों में. अभी रिसेंटली हमने सरमाया खेलो स्टार्ट किया ना, तो सरमाया खेलो क्या था, वो सितंबर के अंदर वैसे बैठे बैठे आइडिया आया. मैंने कहा यार ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस तरह की फैंटेसी लीग के ऊपर ना हम अपनी फैंटेसी सॉर्ट ऑफ एक बाय द वे ये जो सरमाया खेलो आपने की है, वो तो PSX के जो हमारे बॉयज़ हैं, ट्रेडर्स हैं, वो तो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेक्स वाले उनका क्या कसूर है? हाँ नहीं, मैं यही आपको बता रहा था. एक तो जब मैंने डेमो दिया ना बाहर, अरबियों को दिया, गोरों को दिया, एंड दे वर सो एक्साइटेड टू सी कि यार ये चीज़ हमने बनाई है और इस तरह की रन टाइम पे. इनफैक्ट क्वाइट ए लॉट ऑफ इंडियंस केम ऑन माई, और वो थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते थे. काफ़ी लोग मेरे पास ये कहने आए कि यार फॉरेक्स आप कब कर रहे हैं. इनफैक्ट हमारी काफ़ी लोग जो आपको भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे इस पे भी हैं. सो आई थिंक वी शुड गेट सम सॉर्ट ऑफ फॉरेक्स का भी कोई जीनियस ट्रेडर हमें ढूंढना चाहिए वैसे. हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में अब आप इसके ऊपर कंपटीशन शुरू करें कि सरमाया जीनियस ट्रेडर के टाइटल दें उनको, आप हंट करें अच्छे ट्रेडर्स जो रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन. एंड आई थिंक जिस तरह मैं आपकी जर्नी को लास्ट टाइम पॉडकास्ट में समझा, योर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एक सिंपल सा आपका टूर्नामेंट था जो आपने जीता, एंड समहाउ जिस तरह पहली दफ़ा आप लिक्विडेट हुए, दोबारा उठे, दोबारा आपने पार्टिसिपेट किया, और फिर वहाँ से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड यू नेवर लुक बैक. मेरे ख्याल में दिस इज़ ए गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक आप जब एनवायरनमेंट में आते हो, एक प्रेशर एनवायरनमेंट होता है, इट्स नॉट दैट इजी कि एक बंदा इतने प्रॉफिट पे जा रहा है. अभी भी मैं देख रहा हूँ जो सरमाया खेलों पे भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो 30-32% के ऊपर है. तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि यार ये तो वो लोग हैं जो कि जिनको लगता था स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते, वो भी पैसे बना रहे हैं. सो वी हैव ट्राइड टू केप्ट इट एज रियलिस्टिक. और मेरे ख्याल में हम भी इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में दिस आइडिया इज़ नॉट बैड कि हम ना एक सरमाया जीनियस ट्रेडर के नाम से कंपटीशन स्टार्ट. हाँ मेरे ख्याल में शुरू करते हैं, लेकिन उसमें फिर रूल्स ऐसे रखेंगे जिससे फ़ायदा हो. मेरे ख्याल में कोई ड्रॉ डाउन लिमिट लगाते हैं, कोई अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग के एंड हमारा, हाँ उस तरह का करते हैं. उस तरह वो का बड़ा इंटरेस्टिंग. चलिए शुरू करते हैं फिर. बड़ा ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मेरे जितने बॉयज़ हैं ट्रेडर्स हैं, सो वो तो फॉरेक्स के चैंपियंस हैं, तो मुझे लगता है कि चलिए करा देते हैं कॉन्टेस्ट. नहीं, एक अच्छा हो जाएगा ना, एक हेल्दी कंपटीशन उनके दरमियान में भी होगा. हाँ. फॉर एग्जांपल बैचेस के इन बिटवीन. दूसरा ये कि इसको प्राइवेट नहीं रखते, हम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. दूसरा आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं. तो मेरे ख्याल में ये, और फिर वो स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है वो तो नहीं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. डेमो के ऊपर तो सारे ही पैसे बना रहे थे ना ये जब. और ऑब्वियसली हमने भी, अगर मैं थोड़ा सा, जो लोग हमारी ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, जो 13-14 वीक्स में हम कोशिश वीक बाय वीक लोगों की जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, किस तरह आपने डिसिप्लिन रहना है, किस तरह मार्केट्स में प्ले करना है, और किस तरह आपने इंश्योर करना है कि आपने एक रिस्क रिवॉर्ड के मैकेनिज्म के साथ आपने जाना है. सो वो क्योंकि डेमो के ऊपर कर रहे होते हैं ना, सब कुछ सही जा रहा होता है. तो ऑल ऑफ ए सडन जब हम कहते हैं यार कंपटीशन में आ जाओ, और कंपटीशन में एकदम जो वो स्कोर कार्ड का प्रेशर होता है ना कि यार मैंने फॉर एग्जांपल अगर 5% नए हैं तो ये 20% पे क्यों जा रहा है, तो मैंने ना 5 से 20 करना है. तो वहाँ पे ना अगेन आइडिया इज़ नॉट कि आपने रश करना है उसके ऊपर, आइडिया इज़ कि अपने डिसिप्लिन में रहकर आपने कहाँ तक जा सकते हैं. और मेरे ख्याल में अगर वो टिप आप ही की बेहतर है ये स्कोर कार्ड ही ना देखो तो बेहतर कंपैरेटिवली अपनी उसको. ये वही वाली बात है कि वो एक हमारे प्लेयर थे, वो 150 छक्के मारते थे नेट पे. जब मैच पे जाते थे तो मुश्किल से 1-2 ही लगते थे. नहीं ये और आई थिंक दैट विल, और हमने तो इंशाल्लाह ये सरमाया खेलों को जो गेमिफाई किया है, आई थिंक दिस इज़ वन वे जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप या तो सरमाया.pk को आप सही समझ आएंगे, क्योंकि अभी के कंपटीशन में तो हमने सारे एसेट्स को डाला हुआ है. लेकिन मेरे ख्याल में अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हम बनाएं, मज़े की बात ये है कि आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. हमने थोड़ा गेमिफाई करके ना कैप्टन को डबल पॉइंट दे दिए. ये बहुत ज़बरदस्त फीचर्स डाले हुए हैं. नहीं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब अगर कोई इसको तरीके से करना चाहे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आपका प्रॉपर गेम है, आप गेम भी खेल रहे हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी सीख रहे हैं, और क्या कहते हैं, और आपके रिटर्न्स भी आना शुरू हो गए. मैंने उसमें देखा एक बॉय वो पहली दफ़ा इन्वेस्ट कर रहा है और उसके अच्छे खासे रिटर्न्स हैं 20-25%. और वो कह रहा है जी अच्छा ऐसे पैसे बनते हैं. मैंने कहा ऐसे ही पैसे बनते हैं भाई. रियल मार्केट वी हैव ट्राइड टू केप्ट इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल. और दूसरा मेरे जहन में ये भी था, काफ़ी लोगों ने मुझे अभी ये भी फीडबैक दिया है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ना, कि ये जो टॉप पे जाने ये क्या कर रहे थे.
तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा आइडिया है कि जो विनर्स हैं ना उनको हम इधर ही बुला लें पॉडकास्ट के अंदर, भाई आप क्या कर रहे थे ना, आप ज़रा अपना ही बता दो थोड़ी हाँ, स्ट्रेटजी कैसे वगैरह। पोर्टफोलियो को मैनेज और कर रहे थे। इनफैक्ट वो फिर आपका जो एक जीनियस ट्रेडर होगा उसको भी बैठाएंगे, भाई हाँ आप क्या कर रहे थे हाँ, ज़रा मेरे बताओ। ख्याल में ये जो अब आइडिया आया है बैठे हुए पॉडकास्ट में बैठे हुए आ गया जैसे आपको सरमाया खेलों का पहले ही आ गया था। हाँ सो ये अब मेरे ख्याल में एक फॉरेक्स कंपटीशन करते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दिन रात 24 घंटे, ये तो 6 घंटे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, लेकिन वो 24 घंटे चल रही है तो मज़ा भी आएगा उसमें। नहीं ग्रेट। और आई थिंक ये जो भी इंशाल्लाह आपका बैच भी अब नया आ गया, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। मैं एक चीज़ जो पर्सनली आपसे शेयर भी करना चाह रहा था और मैं आपको थैंक यू भी करना चाह रहा था, क्योंकि अभी एक बैच ग्रेजुएट हुआ है, एक नया बैच आ रहा है। काफ़ी दफ़ा क्या होता है ना कि हम लोग एज ए सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जिस पे लोगों को आइडिया भी होता है यार ये चीज़ किसी के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं सेल बस एक अपने टारगेट अचीव करने के लिए लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाहिद प्रोडक्ट है जिसको मुझे सेल करने में बड़ा मज़ा आता है। और सेल करने में मज़ा क्यों आता है कि मुझे पता है कि जब मैं एंड पे आता हूँ तो लोग खुशी खुशी आते हैं। मैं कितने ही एग्जांपल देखे हैं, इतने गिफ्ट्स हमें मिलते हैं। जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की होती वो अभी भी हमें बुरा भला ही कह रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी दफ़ा मैं डिसाइड होता हूँ, आप मुझे थोड़ा पंप करते हैं, आप डिसाइड होते अच्छा, हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एक भाई ने पता नहीं कहीं लिखा हुआ कि यार मैंने ट्रेनिंग की और फराज का रिस्क रिवॉर्ड नहीं अच्छा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहूँ यार ये बंदे को मैंने देखा हुआ नहीं है कहीं पे भी, और ये किसी ने हमें टैग किया कि यार ये देखें इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। हमारी कम्युनिटी में हम सबको जानते हैं, वो समझते हैं कि फराज इतने लोगों को ट्रेन करता है तो उसको याद ही नहीं रहता कौन क्या कर रहा है। मुझे तो उनके पोर्टफोलियो ट्रेड्स और मैं तो चार्ट देख के समझ जाता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है। मैं आपको ये बताऊं कि इतना पोटेंशियल था। मैं तो अभी दुबई में जाके एक चीज़ समझ आई है कि जो आप काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का मसला है ही नहीं, ये ग्लोबल दुनिया का मसला है। ये पाकिस्तान के स्टैट्स नहीं है कि 95% लोग ट्रेडिंग पे फेल हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट में उनको पैसे नहीं बन रहे हैं। ये दुनिया का मसला है कि भाई 95 से 98% लोग फेल हो रहे हैं और उनको नज़र नहीं आ रहा। और आई थिंक जब हम उस जेटेक्स के अंदर गए, हम तो फिनटेक के अंदर बैठे हुए थे जहाँ पे सारी एक्सचेंज की कंपनीज आई थी और सबका फोकस क्या था कि यार आप हमारे पास आओ, हमारे एक्सचेंज में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, हम ये कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग हमारे साथ करो और हम ना आपको बेनिफिट इस तरह करेंगे ना। एवरीवन नो कि यार ये जो एक्सचेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है, eventually they are the winners and everyone else is the loser, ठीक है। लेकिन I think we were the only one who was basically talking some sense out of it कि यार आप लोग अपने जो कोर बिजनेस है, कोर स्किल्स है, उस पर फोकस रखो। ये पैसिव चीज़ें हैं जो आपको सीख से और सोच समझ के करनी चाहिए। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एक स्पेनिश बंदा है ना, अच्छा उसने प्रॉपर आधा घंटा मेरा साथ सही ना कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अच्छा ये गेमीफाई किया, ये क्या किया, वो क्या किया। फिर उसको नज़र आया कि मैंने बताया कि यार ये ट्रेनिंग इज़ नॉट अबाउट कि वी जस्ट टीच यू समथिंग एंड 4 महीने बाद आपको हम छोड़ देते हैं। देयर इज़ ए कम्युनिटी आफ्टर द ट्रेनिंग जहाँ पे हमने सब लोगों को एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं वेयर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू एवरीवनस ईच अदर्स लाइफ, इस तरह करके। एंड ही वॉज लाइक यार ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, अगर इसमें 20% भी तुम सही बात कर रहे हो तो ही ऑलरेडी प्री रजिस्टर्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेनिंग। बाय द वे सरमाया की जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है सरमाया.com हमने एक्वायर की है, उसका प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पड़ा हुआ है। आप लोगों में अगर किसी का कोई इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स करना चाहता है, ही और शी कैन प्री रजिस्टर राइट नाउ। अभी तक लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन पहले ही आ गए। रजिस्ट्रेशन पहले ही सो जाइटेक्स वाला एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा। एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न आई वेंट टू जाइटेक्स। मैं ये देखना चाह रहा था कि एक्चुअली लोगों के मसले क्या हैं। एंड मज़े की बात बताऊं कि जब भी कोई मेरे पास बंदा आता था ना, मेरा पहला क्वेश्चन होता था कि हाउ इज़ योर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, एंड आई यूज्ड टू ग्रैब दी उसका वो होता था क्योंकि एवरीवन वाज बेसिकली लॉस का एक्सपीरियंस होता सारा का। वो जो एक खातून आपका इंटरव्यू लेने आई थी, वो भी लॉस में ही थी। वो भी लॉस में ही थी। वो बेचारी इतनी डिसर्ट हुई थी कि यार मैं इतने लॉस में हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता अब कोई ट्रेड खोलने का। और मैं अगर हिस्टोरिकली हम अपने स्टूडेंट को भी देखें, वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं कि दिल ही नहीं करता। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट कि जो इंटरनेशनल का हमारा इंशाल्लाह कंटेंट आएगा। काफ़ी चीज़ें जो हमने फ्रॉम स्क्रैच, हमने मेरे ख्याल में 2-2.5 साल में अभी हमने कंटेंट को भी इस तरह कर लिया है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली, और मेरे ख्याल में कम्युनिटी हम सेंट्रलाइज ही रखेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान में लोग इधर आए थे तो गोरे नहीं हो। कम्युनिटी में इतना मज़ेदार काम हो रहा है आजकल। अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा होगा ट्रेडिंग का। और मैं मेरे ख्याल में विद पैसेज ऑफ टाइम में जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था ना कि आई वांट टू थैंक यू एज वेल
कि वो प्रोडक्ट ऐसा निकल के आता है ना कि आप जहाँ मर्जी चले जाएं। अभी दुबई में हमारा माशाल्लाह मीटअप हुआ है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। एक बंदा तो सऊदी अरब से तीन दिन हमारे पास कॉन्स्टेंटली चक्कर लगाता रहा। एंड दिस इज़ द रिस्पेक्ट विच एज ए टीचर दे आर गिविंग टू यू। मुझे पता है मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मैं तो नहीं सबका रोल है, लेकिन आइडिया मैं वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा था, दी वे यू कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स। और वन ऑफ द थिंग जो कि अभी भी मैं गया हूँ ना दुबई में, सर मेरे पास पैसे हैं आप मैनेज कर लें, सर मेरे पास, मैंने कहा लगे बंदो मैं, यानी कि इट्स सो इजी टू बेसिकली कि पैसे लोगों से, इट्स मुश्किल काम है आप लोगों को सिखा के वो करना। बाय द वे मेरे ख्याल में अब जब इतनी चीज़ें मैंने सुन ली है ना, पैसे दें पैसे दें पैसे दें, हमें तो ना एडवाइजरी सर्विसेज भी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में। चले अब ये बैठे बैठे इस पॉडकास्ट में तो लगता है आइडियाज़ ही निकल रहे हैं। आइडियाज़ ही निकलेंगे। आइडिया ये है कि मैं अभी मनी माइंडसेट का सेमिनार कर रहा था, एक MPA साहिबा आई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा जी ये सर आप बातें तो सारी सही कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो आप अब मैंने कहा यार कि फिर समझ आती है लोगों के पास, शायद लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, स्किल सेट नहीं है। लेकिन हम इनिशियली जो मैं अभी प्लान कर रहा था, इंशाल्लाह हम अभी एडवाइजरी लाइसेंस फिर भी ले लेंगे कि हमें ना कॉर्पोरेट को पहले टारगेट करना चाहिए। इस बिल्डिंग के अंदर इतना पैसे पड़े हुए हैं एंड नॉलेज ही नहीं है कि आपने उस पैसे को कहाँ पे लगाना है। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम इफ़ वी आर एबल टू बेसिकली कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी फॉर पब्लिक एज वेल, तो हम इंशाल्लाह उसको भी वो कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपका अपना कोई है, मेरे ख्याल में वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू 1 आवर। तो नहीं, मुझे लगता है कि अब हम अभी फ़िलहाल इस पॉडकास्ट में जो एनालिसिस हुए हैं उसके फॉलोअप इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोग अब ना वो वीकली एनालिसिस को भी मिस करते हैं, सो उसके लिए भी टाइम निकालते हैं। यही लग रहा था कि फराज का वीकली एनालिसिस, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपका चैनल जो है ना उसको बाकायदा नोटिफिकेशन से, मैं हमेशा सैटरडे को कहीं बाहर ही होता था, लेकिन आई यूज़ टू मेक श्योर कि आपका जो वीकली एनालिसिस है ना मैंने मिस नहीं करना। यहाँ पे मेरा एक और आइडिया आ गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में ये जो फंडामेंटल्स का डाटा है, अगर आप इसको प्लग इन कर दें टेक्निकल्स के साथ, सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ मास्टरपीस जो कि हमें करना चाहिए। बिल्कुल मैं मेरे ख्याल में अब जाऊंगा पीछे, मार के पीछे पढ़ूंगा कि यार आपको इधर आना चाहिए और ये डाटा आप कंपाइल करें और टेक्निकली आप थोड़ा आउटलुक दें, और हमें पूरी दुनिया के ऊपर ना एक सॉर्ट ऑफ वीकली, नॉट सिर्फ पाकिस्तान, जिस तरह अभी हमने नैस को डिस्कस किया, गोल्ड को डिस्कस किया, भाई पॉडकास्ट बंद करते हैं, काम बढ़ता जा रहा है कुछ ज़्यादा ही आइडियाज़ आ रहे हैं। नहीं, अच्छा आइडिया, बिल्कुल इसके ऊपर करते हैं। पहले तो मैं बहुत रेगुलरली वीकली करता था टेक्निकल्स के ऊपर, लेकिन अब अगेन टाइम इतना नहीं होता। लेकिन अमार अगर आता है तो फिर करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। एक फंडामेंटल आउटलुक आ रहा है उसके ऊपर, टेक्निकल्स अगर उसको सेकंड कर रहा है तो मेरे ख्याल में बहुत एक हो ये भी सकता है कि आप पहले बता दें यार कोई तेज़ी होने वाली है और फंडामेंटल पे हम बाद में पकड़ें कि फंडामेंटली क्या चेंज हुआ था जिसकी वजह से तेज़ी। नहीं, अभी ये मार्च वाली जो तेज़ी थी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और आप आके कह रहे हो कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी और उसी तरीके से परफॉर्म करती है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और फिर उसके ऊपर जो, और उससे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना जब लोग लिख रहे होते हैं इसको देखो ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं होगा, उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है जब हो जाता है ना। और इस दफ़ा तो यूँ भी मज़ा है कि हम भी इन्वेस्टेड हैं अच्छे तरीके से। सो अब जब रिटर्न्स आएंगे इंशाल्लाह उसको, नहीं मैं तो पॉडकास्ट को अपनी गोल्ड समझ रहा हूँ आजकल। मैं इनफैक्ट कम्युनिटी पे कोई मुझे कहता था ना सर हम क्या बाय, मैंने कहा यार तुम आंखें बांध के कुछ ना बाय करो, तुम मीज़ान ETF ले लो। तो मीज़ान ETF ले लो, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रही है, कुछ नहीं करना, ये देखो 12 कंपनीज़ का उन्होंने ETF बनाया हुआ है, तो मीज़ान ETF ले लो। मैं आज भी यही कहूँगा, मैं शायद टॉप पर होगा तब भी यही कहूँगा। लोग सारे यही कहते हैं मीज़ान ETF तो डिविडेंड नहीं देता। मैं कहा डिविडेंड नहीं देता तो तुम्हारा क्या जाता है ना, उसी डिविडेंड से वो एक्स्ट्रा शेयर्स ले लेते हैं। एक्चुअली आप यकीन करें कि 10 से स्टार्ट किया था इन्होंने, ये 12 साढ़े 12 पे जाके डिविडेंड दिया ₹1 का। ये अभी करते 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 नीचे जो भी मार्केट आती गई, ये 7.28 का इसने लो लगाया है और आज ये फिर 10.2 के ऊपर है। और अभी आपने जो बातें बताई हैं वो अभी इसमें फिर होनी है। मुझे लगता है ये भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। आप इसकी कंपोजिशन देखें, इन्होंने PPL में इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्होंने OGDCL में किया हुआ है, इन्होंने एंग्रो में किया हुआ है। आप इंडेक्स की बात करें, सारे इंडेक्स फंड मीज़ान ETF के अंदर पड़े हुए हैं। सिस्टम इनके पास है, हबको इनके पास है, लकी सीमेंट इनके पास है। आपको क्या ज़रूरत है सारी रिसर्च वो करने की? इवन इफ़ यू डू ब्लाइंडली, आपने सिप लगाना है। आप मीज़ान ETF का 1 यूनिट ₹10 का मिल रहा है, आप 500 यूनिट मिनिमम लें तो ₹5000 की इन्वेस्टमेंट है और मल्टीपल में लेते जाएँ, आप बात ख़त्म हो गई है। सो वो मज़े की बात बताऊं, आपने इतनी अच्छी एक टिप दे दिया, एक तरीका बता दिया कि इधर इन्वेस्ट कर देंगे, और आपने इसके ऊपर आई थिंक वीडियोस भी की हुई हैं कि सिप और मीज़ान ETF के ऊपर किस तरीके से इसको बाय करना है। नीचे जो सबसे बेहतरीन कमेंट्स आएंगे ना, सर बता तो दिया, करना कैसे है, ये बड़ा मसला। करना कुछ नहीं है, वो भी मैं बता देता हूँ कि वो करना कैसे है।
चलें, ये तो सर हो गया मेरे ख्याल में। वी आर ऑलमोस्ट 1 आवर को हम वो करने वाले हैं। आई अगेन वांट टू थैंक यू। मेरे ख्याल में जिस इमरजेंसी पे हम सिर्फ दुबई में ये पॉडकास्ट रिटर्न करने आए थे, अब हम फिर दोबारा चले जाएंगे। लेकिन आइडिया ये था कि वी वांटेड टू डू दिस टू कीप ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 50,000 का इंडेक्स को ब्रीच किया है, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस ब्रीच, एंड आई होप एंड प्रे कि हम ऑल टाइम हाई को भी करें, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमने भी की हुई है। लेकिन आइडिया इज़ कि स्टिल अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, काफ़ी लोग अभी भी कहेंगे कि 54,000 पे थे। जब हम 2017 के अंदर 54,000 के अंदर थे, तब हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो मार्केट का था बाय ऑन एवरेज 12 के ऊपर था। आज हम 52,000 के ऊपर हैं, तकरीबन 4.5 से 5 के अंदर हैं। तो अभी अगर आप उस पीयर टू पीयर कंपैरिजन को करें, तो अगर हम 54,000 के प्राइस टू अर्निंग के पीक पे जाएंगे 12 के ऊपर, तो ये इंडेक्स 100,000 से भी ऊपर होगा कहीं पे, ठीक है। तो अभी भी मेरा नहीं ख्याल हमें इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत थी वैसे, लेकिन क्योंकि वो 3-4 साल में इतना हमने बैड टाइम देखा है, तो इट वाज टाइम टू सेलिब्रेट। लेकिन आई स्टिल सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, ये इट विल टेक टाइम, पेशेंस से आपने करना है। सोच समझ के जिस तरह करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उसी तरह आएगा, एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट एज वेल। फराज भाई, अगर आपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं, आपने इतनी अच्छी बातें बता दी हैं, मेरे ख्याल में इसी को रिपीट पे लगाएं, सुबह शाम सुनते रहे, खाने से पहले, खाने के बाद, तो जल्दी ये फाका होगा। चलें, थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट यू अनदर एपिसोड। आपका कोई फीडबैक है, आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, बाय द वे sarmaya.pk की जो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना वर्चुअली पोर्टफोलियो हमारे साथ मैनेज कर सकते हैं। sarmaya.pk के ऊपर सारे एसेट्स के ऊपर मेरा नहीं ख्याल जितना रिच डाटा हमने कर दिया उस तरह का आपको कहीं पे भी पाकिस्तान पे मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट जो हमारी पॉडकास्ट हैं ये यूट्यूब पे भी पब्लिश हो रही हैं, अब हम फेसबुक पे भी पब्लिश कर रहे हैं, और ये ही पॉडकास्ट ऑडियो के अंदर आपको गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के अंदर और एप्पल पॉडकास्ट के अंदर भी मिल रही है। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब, ऑडियो में सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पे सुनना चाहते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज़ फ्री, एंड आई थिंक अगर आप इस इंफॉर्मेशन को किसी लेवल तक अंडरस्टैंड कर लेते हैं, I think you can make a hell lot of money in the real market as well. That's it from my side, and inshallah we will see you in another episode. Thank you.